पहले वो हम बना देते हैं 3 फेज का ये होता है 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझ लीजिए ताकि समझते आसान। देखिए 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में टोटल 9 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होता है? 9 टर्मिनल। अगर हमको केवल इनपुट देकर आउटपुट लेना है तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अगर हमको ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग स्टार में रखकर ऐसा करना है तब, किसमें रखकर? स्टार में अगर ऑटो ट्रांसफार्मर चलाना है तो हम तीनों वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करके छोड़ देते हैं, बाकी इधर से इनपुट देते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट वेरिएबल रहते हैं। सब ये रहती है कि तीनों जो है तीनों टर्मिनल वो एक साथ मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि ये कम दे देगा ये ज्यादा वोल्टेज, तीनों एक साथ मूव करेंगे। कम देंगे तो तीनों कम देंगे टर्मिनल पर, ज्यादा देंगे तो तीनों ज्यादा देंगे। सब यही रहती है कि जो मूवेबल पॉइंट होता है वो एक साथ स्लाइड करता है। ठीक है ना, कार्बन ब्रश लगे होते हैं उस पर एक साथ ये मूव करता है। अब हमको इस ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग स्टार में चलानी है कि डेल्टा में, ये तय करना पड़ता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जब आप खरीद कर लाओगे तो वहां से तय करोगे कि ये स्टार में चलेगा कि डेल्टा। ठीक, तो जनरली जो हम लोग स्टार्टर पढ़ते हैं इसमें इसको जनरली क्या करके चलाते हैं? स्टार कनेक्शन करके चलाते हैं। तो हम चूंकि अगर कॉन्टेक्ट लगाकर करोगे, इसे कॉन्टेक्टर को यहाँ लगा दिए, यहाँ कोई कॉन्टेक्टर के थ्रू अगर आप इसे स्टार कनेक्शन बनाओगे, इस तरह करके कोई कॉन्टेक्टर लगा दिए यहाँ पर और इसका टर्मिनल आपस में क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट करके। अगर कोई कॉन्टेक्टर लगा, ठीक है, मान लो ट्रांसफार्मर का कॉन्टेक्टर, तो ये कॉन्टेक्ट ऑन होगा तब जाकर इसको किसमें बनाएगा? स्टार में कनेक्ट करते हैं। आएगा समझ में? लैब में हम लोगों ने जब देखा कि इसको डायरेक्ट स्टार में किया जा रहा है कॉन्टेक्टर के थ्रू, तो हम लोगों ने क्या किया कि इस टर्मिनल को हटाकर इनको आपस में ज्वाइन करके ट्रांसफार्मर के अंदर रखा। हमको एक कॉन्टेक्टर का काम था। अब आपको सर्किट में एक कॉन्टेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो टोटल ट्रांसफार्मर में अब टर्मिनल कितने बचे? 6। कितने बचे टर्मिनल? 6 बचे ना। अगर ये टर्मिनल ऊपर जाएगा तो सप्लाई यहाँ कम आएगा, अगर ये टर्मिनल जितना नीचे रहेगा वहां इतना सप्लाई ज्यादा रहेगी। ठीक है, बाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न बढ़ते चले जाएंगे, सप्लाई बढ़ती चली जाएगी आउटपुट, और नंबर ऑफ टर्न कम होते जाएंगे, सप्लाई कम होती जाएगी। ठीक, तो ये 3 टर्मिनल, ये 3 आपके मेन के होते हैं। अब शर्त ये रखी जाती है कि शुरू में इसमें 2 चीज होता है, एक स्टार्ट करना मोटर को और दूसरा रन करना। जब मोटर स्टार्ट हो रही हो तब हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर सर्किट के साथ लगा, लेकिन जब मोटर रन कर जाए तो ऑटो ट्रांसफार्मर तो आपको ही काम नहीं। अगर आप चाहो तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर को निकाल कर लेकर चले भी जाओगे तो सर्किट चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। जब मोटर रन कर जाए तब तो हम 2 कंडीशन में यहाँ सर्किट पढ़ते हैं। एक तो वो पढ़ते हैं कि जब मोटर स्टार्ट हो तब इनसे कनेक्ट मोटर हो, इन टर्मिनल से। मोटर स्टार्ट हो तो कहाँ से कनेक्ट हो? इन टर्मिनल से, ताकि वोल्टेज कम मिले। क्या हो? वोल्टेज कम मिले। और जब हम शुरू में नंबर ऑफ टर्न यहाँ कम करके रखते हैं तो हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो मेन कॉन्टेक्टर से कनेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ एक कॉन्टेक्टर होता था जो कनेक्ट होगा, इसको स्टार्ट करना, इसको तो हमने हटा दिया, अब इसका कोई काम तो है नहीं। इसका मतलब कि जब स्टार्ट हो रहा हो हमारा क्या मोटर, तब उसको सप्लाई कौन से टर्मिनल से मिले? इन तीनों से मिले, ताकि वोल्टेज कम मिलेगा
करंट कम बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी वीक बनेगी, तो बाइंडिंग के जलने का खतरा कम है। शुरू में ऐसा करते हैं, लेकिन जब मोटर रन करे तब उसको सप्लाई कहाँ से मिलेगी? यहां से मिलेगी डायरेक्ट। समझा? जब हमारी मोटर स्टार्ट हो रही हो तो सप्लाई यहां से उसको मिले, और जब रन करे तो कहां से मिले? यहां से मिले। ठीक है ना? तो यही काम करते हैं। तो हम यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट ऐसा रखते हैं, यहीं पर इसके जो मेन कॉन्टेक्ट होते हैं इसको ले जाकर जो कॉन्टेक्टर पर रखते हैं, ये चीज देखो, इस कॉन्टेक्ट पर जब रखते हैं तो जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इसको सप्लाई आएगी बाइंडिंग को पास यहां से सप्लाई किसको? मोटर को पास यहां से। शुरू में जब ये कॉन्टेक्टर एक बार ऑन हो जाए तो सप्लाई कहां से पास हो? इसके आउट मतलब आउटगोइंग टर्मिनल से। लेकिन जैसे ही मोटर रन करने लगे तो इसको सप्लाई कहां से मिलने लगी? यहां से मिलने लगी। यानी मेन कॉन्टेक्टर आपका हमेशा ऑन रहेगा। हमको चेंज करनी है, इन दोनों के लिए अलग अलग कॉन्टेक्टर लगाकर क्या कर देना है? केवल चेंज कर देना है कि जब मेन ऑन हो तो उसके साथ कौन सा कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए? ये वाला जो सप्लाई देगा मोटर को। बात समझ रहे हो? दो कॉन्टेक्टर लगा दो, यहाँ दो कॉन्टेक्टर यहाँ लगा दो, एक कॉन्टेक्टर इसके लिए और एक कॉन्टेक्टर ये हो गई मोटर। कनेक्शन समझ गया आपने? जब शुरू में क्या होगा? मेन वाला ऑन होगा और कौन सा ऑन होगा? स्टार्ट वाला। तो जब एम और एस ये दोनों क्या ऑन हो तो इसको मोटर को सप्लाई कहां से जा रही है? ट्रांसफार्मर से होकर जा रही है। इसको सप्लाई कहां से होकर जा रही है? ट्रांसफार्मर से होकर जा रही है ना। अगले ही टर्न में क्या हो जाए? ये जैसे ही कुछ देर तक मोटर रन करे मतलब घूमे, उसके बाद कुछ देर बाद ये वाला ऑफ और ये वाला ऑन। ठीक है? तब ट्रांसफार्मर का कोई काम है भाई? इधर से हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या रहता है कि ट्रांसफार्मर में सप्लाई बनी रहती है। तो इसको नेग्लेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था? यहाँ कॉन्टेक्ट लगाया कि जब ये ऑन हो तब ये भी शॉर्ट सर्किट यहाँ करे और प्लस इसके थ्रू सप्लाई जाए, और जब ये वाला ऑन हो और ये ऑफ हो तो उस समय यहाँ भी ऑफ हो जाए ताकि ये ओपन सर्किट हो जाए, तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लैब में हम लोगों ने किया कि जो शॉर्ट सर्किट करके छोड़े हैं तो वहां मोटर ऑफ भी हो जाती है, तब भी ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाती रहती है। तो इससे क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर विदाउट लोड ऑपरेशन में रहता है। वहां देर तक चलाना नहीं होता है। हम लोग जो प्रैक्टिकल दिखा दिए काम हो गया, तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में आगे चलकर पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में, तो आप ये चीज जरूर पढ़ोगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर कभी भी विदाउट लोड नहीं ऑन किया जाता। ये जरूर सर चीज लिखवाइए कि विदाउट लोड ऑटो ट्रांसफार्मर को ऑपरेट नहीं करते। आएगा समझ में? वो लोडेड होगा तभी इसको ऑन करते। तो यहाँ एक इसका डिसएडवांटेज है शॉर्ट सर्किट कर देने का कि जब लोड नहीं होता है ट्रांसफार्मर उसके थ्रू चल रहा है तब भी हमारे ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं सप्लाई आती रहती है। तो ये वहां पर लैब में डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने इसलिए कर दिया 10-20 सेकेंड का काम होता है अपना, आपके चल रहा है मोटर, चलो तो सर्किट काम करता। एक बार मोटर चलती हुई आप लोग देख लिया काम करता। तो वहां पर ये है, लेकिन प्रैक्टिकली में कभी भी इस टर्मिनल को डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट नहीं कराया जाता, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हुआ तब तो ये बाइंडिंग काम कर रही है। अगर ओपन सर्किट है तो इस बाइंडिंग का कोई मतलब है? क्योंकि वैसे ही करंट चलेगी तो यहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है? तो ये यहाँ पर तो नहीं करेगी, वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी? ये वाला जो लो रेजिस्टेंस है पहले उसको जाएगी। दूसरे यहाँ ओपन सर्किट है तो यहाँ करंट करने क्या आएगी जब उसको पाथ ही नहीं देगा। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर हमारा लगभग डिसकनेक्ट के बराबर हो जाता है कि वो सर्किट में कनेक्ट आई नहीं। यहाँ ओपन हो जाने का मतलब कि हमारे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग फ्री हो गई, जल नहीं सकती चाहे कुछ नहीं।
ठीक ना, इसीलिए ऐसा किया जाता है नॉर्मली। बाकी प्रैक्टिकल में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेना। अब ट्रांसफार्मर की सर कोई नहीं जानता कि वो फॉरवर्ड चल रही है कि रिवर्स चल रही है। रियलिटी यही है, वास्तविकता किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्या है कि बनाने वाले को खुद नहीं पता है कि वो फॉरवर्ड चल रही है कि रिवर्स चल रही है। बस ये रहता है कि किसी एक डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। हम उसे फॉरवर्ड या रिवर्स किस बेस पर कहते हैं, जो आईसी इंजन हमारा होता है उसके आधार पर हम मानते हैं कि इस डायरेक्शन में चलेगी तो फॉरवर्ड होगी और ऐसे चलेगी तो रिवर्स होगी। जैसे इंजन आप लोग देखे होंगे, इंजन का जो पुली वाला है, एक तरफ से हैंडल मारते हैं, दूसरा क्या होता है पुली वाला सिस्टम होता है। तो जब पुली वाले सिस्टम से अगर आप खड़े होकर देख रहे हैं, जिधर पुली लगी हुई है, पट्टा लगता है, ठीक है, बेल्ट लगती है, तो पुली की तरफ से अगर आप आईसी को देखोगे, ठीक है, अगर वो एंटी क्लॉक चल रहा है तो फॉरवर्ड 22 में चल रहा है। किधर चल रहा है? फॉरवर्ड चल रहा है 22 में, ठीक है। कैसा चल रहा है? फॉरवर्ड चल रहा है। एंटी क्लॉक वाइज मतलब और क्लॉक वाइज मतलब रिवर्स, याद रखना। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लो कि अगर हम इस तरह का है कि इंजन का ये शाफ्ट है, मान लो शाफ्ट है, इधर हैंडल लगता है और इधर पुली बनी है, तो सोचो कि हैंडल हमेशा इसी डायरेक्शन में मारा जाता है, ठीक है। तो इधर से तो हम मार रहे हैं क्लॉक वाइज, लेकिन अगर इधर से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हम क्या कहें कि जिधर पुली लगी आपको उधर से देखना है। तो इंजन अगर ऐसे घूमता है तो किस डायरेक्शन में घूमता है? फॉरवर्ड घूमता है। तो मोटर पे अगर पुल्ली के साइड से आप देखोगे जिधर पुल्ली लगी है, अगर इंडक्शन मोटर कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? फॉरवर्ड कहेंगे। अगर क्लॉक वाइज घूमने लगे तो क्या कहेंगे? रिवर्स कहेंगे। तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि एक्चुअली में इसका फॉरवर्ड रिवर्स इंजन के थ्रू वो करते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये किसी भी डायरेक्शन में चलेगा तो सेम इफिशियंसी के साथ चलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं। ऐसा नहीं कि मोटर उल्टी चल रही तो जल जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट इंडक्शन मोटर में नहीं होता। वो सीधा भी चलेगा तभी भी उसी इफिशियंसी के साथ चलेगा, उल्टा भी चलेगा तब भी। सब क्या होते हैं कि अगर हम आर वाई बी इस तरह कनेक्ट कर दिए, आर वाई बी अगर कनेक्ट कर दिए तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। अगर इसका कोई भी दो फेज आपस में बस चेंज, कोई भी दो फेज को आपस में चेंज कर दो, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये इसलिए होती है क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना डायरेक्शन क्या कर देती है? चेंज कर देती है। मैथमेटिकल इसको प्रूफ हम कभी कर देंगे, ठीक है। अगर इसका फेज आपस में चेंज कर दोगे तो ये क्या कर देगा? डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो हम जो इसकी कंट्रोल सर्किट पढ़ते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स में, वो क्या पढ़ते क्या है? ठीक, और यही से सप्लाई ये लेकर आए बस अरे अरे बचा है, बचा मुश्किल है। देखो इधर सेम सप्लाई है ना, तीनों जो वायर इसमें लग रहा है सेम वही वायर इसमें लग रहा है, सेम है ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? इधर हम चेंज नहीं कर रहे। हम सप्लाई में इधर जो आर वाई बी है, आर वाई बी, यहाँ से जो तीनों सप्लाई लेकर आ रहे हैं इसमें चेंजेस कर देंगे। तीनों सप्लाई यहाँ आई आर वाई बी, तो ये कॉन्ट्रेक्टर फॉरवर्ड वाला आर होगा तो इसमें सप्लाई आर वाई बी पहुंची। सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देते हैं। चेंज हम क्या करेंगे कि इधर जो कॉन्टेक्ट होगा दूसरा वाला, इसके दो आपने मेन कॉन्टेक्ट ले लिया, यहाँ सप्लाई हम कैसे देते हैं? लास्ट वाला दे दिए एकदम लास्ट, बीच वाला दे दिए पहले, और जो एकदम लास्ट वाला है इसको दे दिए दो फेज चेंज कर दिए कि चेंज हो गया ना। तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा ये वाला, तो मोटर की डायरेक्शन कुछ और ही होगी। जब ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा और ये वाला ऑफ रहेगा तो इधर तो सप्लाई कोई आएगी नहीं,
सप्लाई केवल किधर से आएगी, इसके ये याद होगा केवल यही सप्लाई देगा ना, दूसरा वाला तो सप्लाई देगा नहीं। तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब इसकी डायरेक्शन जो भी होगी, सपोज फॉरवर्ड में चल रहा है एंटी क्लॉक, जैसे ही इसको ऑफ करके इसको ऑन करोगे ये तुरंत उल्टा चलेगा, यानी क्लॉक वाइज चलेगा। ठीक है, तो हमको कंट्रोल किसको करना है, एक इस कॉन्टेक्टर को, दूसरा यही बस करना है ना। ये दोनों जो मेन कॉन्टेक्ट होता है ना वही लगे होते हैं, ये दोनों एक्चुअली में मोटर के क्या होते हैं, मेन कॉन्टेक्ट होते हैं। एक सीधे सीधे सप्लाई ले जाकर जोड़ दिया जाता है और दूसरे मेन कॉन्टेक्ट को कोई दो सप्लाई चेंज करके ले जाकर जोड़ता है। बाकी आगे स्टार डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट वही रहता है सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, वो पुराना वाला ही रहता है। हम मेन सप्लाई क्या करते हैं कि दो कॉन्टेक्टर के थ्रू मोटर में भेजते हैं, एक तो ये कॉन्टेक्टर हो गया, दूसरा वाला ये वाला, यानी मेन सप्लाई जो आती है वो दो कॉन्टेक्टर से होकर फाइनली तो 3 ही बार जा रहा है ना, मेन में तो फाइनली 3 ही बार जा रहा है, यही डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। बाकी इधर की स्टार डेल्टा बनाने वाला जो तीनों टर्मिनल है ये इधर कुछ नहीं करे, हमसे क्या करते हैं, इसको ले जाकर मेन सप्लाई से जोड़ देते हैं, बस हो गया। तो हमको स्टार डेल्टा कनेक्शन से कोई लेना देना है, हमको किससे, जो मेन वाला सीधे सीधे आता है मोटर में, हमको बस उसी वायर से लेना है। हम उसी वायर को चेंज कर देंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि रिवर्सिंग सिंगल ड्यूअल स्टार्टर में भी की जा सकती है, स्टार डेल्टा में भी की जा सकती है, किसमें स्लिप रिंग टाइप में भी की जा सकती है और ऑटो ट्रांसफार्मर में भी की जा सकती है। हमको केवल मेन कॉन्टेक्ट को क्या करना है, दो कॉन्टेक्टर के थ्रू चलाना है। मेन कॉन्टेक्ट जो अभी तक एक ही लग रहा था वहां पर कितने कॉन्टेक्ट रख देना है, दो कॉन्टेक्ट, एक किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए, दूसरा रिवर्स। आई बात समझ में? इसीलिए इसको जब पढ़ाया जाता है तो इसमें केवल स्टार डेल्टा वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ड्यूअल स्टार्टर को पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है, केवल 3 ही सप्लाई में पढ़ाया जाता है, बस 3 बार की सप्लाई। तो पावर सर्किट कुछ समझ में आ रही है कैसे बनाना है, पावर सर्किट दो अलग अलग सर्किट रख दोगे, सीधे सीधे लाकर कनेक्शन करो। अब ये कनेक्शन उल्टा भी कर सकते हो, इधर से सेम दे दो, इधर से भी सेम दे दो, इसका जो लेकर जाओ उसका अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से नीचे से कोई दो पेज चेंज कर दो। और ऐसा मत करना है कि यहाँ नीचे भी चेंज किया यहाँ ऊपर भी चेंज कर दिए तो सप्लाई सेम हो जाएगी, ऊपर या नीचे कॉन्टेक्टर के किसी एक ही टर्मिनल को चेंज कर, दोनों में कर तो चेंज हो जाएगी ना। अगर सोचो कि यही वाला वायर मैं यहाँ रहने देता, इसको यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ, तब तो सेम सप्लाई होगी ना। तो या तो ऊपर के कॉन्टेक्ट चेंज करो रिवर्स वाले में, या तो नीचे के, कोई एक ही तरफ के। सर कहे थे कि रिवर्स वाले में चेंज करना है, हमारे दोनों कॉन्टेक्ट को उठाकर शिफ्ट कर, एक ही को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले में या तो नीचे जो कॉन्टेक्ट। क्लियर ना? चलो इसकी पावर सर्किट बनाते हैं। हमारे पास जब पावर सर्किट बन गया, पावर सर्किट बन गया है, हमारे पास ओपन कॉन्टेक्ट कौन से है, ये वाला है और दूसरा कौन सा है, दो ओपन है ना कॉन्टेक्ट, इन्हीं दोनों कॉन्टेक्ट को लेकर सर्किट पूरा बनाना है। जैसे इसको प्रेस करोगे कॉन्टेक्टर से सप्लाई आएगी, एक परमानेंट क्लोज कर देगा, छोड़ देगा, फॉरवर्ड चलता रहेगा। अब रिवर्स देखो, जब फॉरवर्ड ऑन होगा तो ये यहाँ से क्या कर देगा, अब रिवर्स बटन दबा कर देखो चालू होगा, ये जब तक ऑन रहेगा इसको चालू ही नहीं होगा। इसको कहते हैं क्या, इंटरलॉकिंग सर्किट। जो अपोजिट टर्मिनल लगाकर लगाते हैं ऐसी सर्किट को क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग सर्किट। ये आप अपने क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ऑन हो गई ये बात, तो यहाँ से इंटरलॉकिंग के थ्रू ये ओपन हो जाएगा, ये सर्किट ऑन नहीं होगी चाहे कितना भी ऑन नहीं होगी, तब तक जब तक कि सर्किट को ऑफ न किया जाए। जब तक सर्किट ऑफ नहीं होगी तब तक ये ऑन नहीं किया जा सकता। ठीक, ये ऑन नहीं होगी सर्किट, तो इसके लिए एक बार फॉरवर्ड कर दिए तो रिवर्स करने के लिए सर्किट को कम से कम एक बार ऑफ करना ही पड़ेगा, तभी ये रिवर्स होगा। इसीलिए इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ऑफ। ठीक है, उसके बाद तब ये रिवर्स होगा, जब फिर ऑफ करोगे तब जाकर के फॉरवर्ड होगा, लास्ट में
इसको ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए इस सर्किट का नाम इस तरह पड़ा है, फॉरवर्ड ऑफ, रिवर्स ऑफ, फॉरवर्ड। ठीक है ना, ये आप आराम से पढ़ते चले। ठीक, ये सर्किट की खासियत है। इसी में अगर थोड़ा सा आप चेंज कर दें कि डायरेक्ट फॉरवर्ड अगर रिवर्स करें, यानी सर्किट फॉरवर्ड में चल रही है, रिवर्स वाले को प्रेस किया, रिवर्स हो गई और फॉरवर्ड वाली बंद हो गई। जिस समय रिवर्स वाले को आपने प्रेस किया उसी समय फॉरवर्ड बंद हुई और रिवर्स बंद आ गई। तो ऐसी सर्किट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट फॉरवर्ड रिवर्स की सर्किट। यानी ऐसी सर्किट क्या कहलाती है, फॉरवर्ड में चल रही थी तुरंत रिवर्स हो गई, फिर रिवर्स में चल रही थी डायरेक्ट फॉरवर्ड हो गई, फिर रिवर्स हो गई, लास्ट में आपने इसको ऑफ कर। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, इसको पहले बना दो तो चेंज करें। सर्किट ये मत बनाना, फाइनल नहीं है, इसमें हम सही से बना कर दिखाएंगे कैसे बनता है, अभी समझाने के लिए बना रहे हैं, इसको मत बनाना। और रिवर्स की तो कैसे कैसे बात देखो, जैसे इसको फॉरवर्ड प्रेस करोगे तो ये जो सप्लाई यहाँ से चलेगी, सबसे पहले कहाँ आएगी, इस बटन से होते हुए, देखो इस वाले आप से होते हुए तब फॉरवर्ड समझ कैसे कैसे चल रही है। ध्यान दो, ये एनसी है और ये वाला क्या है, यहाँ ध्यान दो, ये एनओ है और ये वाला क्या है, ठीक ना। तो ये सप्लाई जो यहाँ पर रुकी है, यहाँ पर ये क्या बातें कर रहे हो यार, हेलो, सप्लाई कहाँ रुकी हुई है, एक तो यहाँ पर रुकी है, दूसरा यहाँ, दो जगह पर रुकी हुई है। जैसे इसको हम प्रेस करेंगे ये सप्लाई सीधे कहाँ आएगी, यहाँ पर, और यहाँ से देखो इसको कोई रास्ता तो मिलेगा नहीं, तो ऐसे जाएगी इस वाले स्विच के एनसी से होते हुए और फिर वापस आएगी और जाएगी अपने कॉन्टेक्ट के साथ। ठीक है, यहां से होते हुए जाएगी न्यूट्रल। जैसे इसमें सप्लाई आएगी, इसको क्या कर देगा, ये ऑन कर देगा, इसको क्लोज कर देगा। अब अगर बटन छोड़ दोगे तो सर्किट कैसे रहेगी, अब इधर से पास करेगी, ऐसे इधर से होते हुए कंटिन्यूअस बन गई, है ना। कब तक बनी रहेगी, जब तक यहाँ से आप नहीं करोगे। अब उसी समय जब ये फॉरवर्ड में चल रही थी, उसी समय हम रिवर्स वाले बटन दबा, तो क्या होगा कि देखो, जैसे रिवर्स की बटन अगर प्रेस करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ इसको ओपन करेगा, ओपन करेगा। तो जब इसको ओपन पहले किया तो ये सारी सर्किट क्या हो गई, ये रीसेट हो गई, पहले जैसे थी वैसी ओपन होते ही। उसके बाद जैसे यहाँ से ओपन किया उसी समय फिर तुरंत क्लोज किया, तो जब क्लोज करेगा तो इधर की सप्लाई चलेगी और इस वाले के एनसी से होकर यहाँ पास हो, क्योंकि जब यहाँ ओपन किया तो देखो, जब इसको प्रेस किए तो यहाँ ओपन हुआ, लेकिन जब ये रीसेट हुआ तो फिर से क्लोज बनाया हुआ है ना, तो ये जैसे ही यहाँ सप्लाई क्लोज होगी है तुरंत इसके एनसी से होते हुए आगे बढ़ेगी, बाद में ये इधर से सप्लाई बाईपास कर लेगा, चलता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि मोटर फॉरवर्ड में चल रही है, अचानक रिवर्स दबा के तुरंत रिवर्स हो जाएगी। और इसके रिवर्स होने का जो तरीका क्या होता है कि वही 10 मिली सेकेंड में, ठीक है, वो क्या करती है, अपने फुल स्पीड से 0 पर आती है और रिवर्स डायरेक्शन में फुल स्पीड पर भी होगा उसी 10 मिली सेकेंड में। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब रिवर्स हो गया। हाँ, वो उसी में तुरंत रिवर्स हो जाता है। हम दिखा देंगे इसका प्रैक्टिकल जब करोगे तो देखिए। आप अगर शाफ्ट को देखते रहोगे ध्यान से, तो पहले तो फॉरवर्ड चलता है तो पता नहीं चलता कि इधर चल रहा है, इतनी स्पीड होती है, वैसे नहीं पता चलता। जैसे करोगे एक बार झटका आएगा मोटर में और तुरंत पता चलेगा रिवर्स, तो क्या होता है, उसी सेकेंड के 10वें भाग में या 100वें भाग में ही ये काम होता है कि फॉरवर्ड में चल रही है 0 ही और रिवर्स फुल स्पीड, क्योंकि लोडेड तो होती नहीं है मोटर। भाई लोड लगा है तो पता चले कि रिवर्स हुई है, लोड तो लगा है तो आधी जो मोटर होगी उसमें आप आवाज नहीं कर पाओ, ठीक है। लेकिन इसका आवाज कब करते हैं, हम फॉरवर्ड में चलाते हैं, एक बार ऑफ करते हैं, जब रुकने को होती है तब देखते हैं किस डायरेक्शन में चल रही है, उसकी डायरेक्शन नोट कर लेते हैं, फिर फॉरवर्ड में चलाते हैं और उसी समय चलते समय तुरंत रिवर्स कर लेते हैं। फिर जब ऑफ करते हैं तो देखते हैं रुकते समय उल्टी डायरेक्शन, जब धीमे होती है तब पता चलता है कि हाँ ये रिवर्स हो गई।
क्योंकि रुकते हुए पता चलता है जब साथ धीमे होता है तभी पता चलता है किसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसको चेक करते हैं इस तरह करके, या उसी में कागज और का टुकड़ा लगा देंगे ताकि पता चल जाए किस डायरेक्शन में घूम रहे। ठीक है, हाथ से नहीं पकड़ते, पता चला कि टूट पड़े। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, पावर ज्यादा रहती है, तो वैसे बच्चों को टच नहीं करने देते। बाकी अगर उसी में कागज का टुकड़ा उकड़ा ऐसे लगा देते हैं साथ में, ताकि डायरेक्शन जब रुके एकदम एग्जैक्ट पता चले हाँ इसी वे में घूमे। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट फॉरवर्ड लीवर। और ये सर्किट का नाम ही ऐसा कि इसको बगैर आपकी आप रिवर्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, ये जो होता है ना, ये इसको क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग कहते हैं। कभी किसी सर्किट में अपोजिट कॉन्डक्टर आकर सीरीज में लग गया तो वो वाला कॉन्डक्टर से इंटरलॉक कर रहा, यानी वो ऑन होगा तो इसको आगे नहीं होगी दूसरे, अगर वो ऑन हो गया तो अपने अपोजिट वाले को ऑन नहीं होगी। ठीक, ये अब इसी को थोड़ा सा मिटा कर सही से बना दें। सही से क्या बनाना है, हाँ, उस आर्क को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, ऐसे डॉटेड लेकर गए। ठीक है, और यहां आकर बना देते हैं, उसी आर्क को कहां बना देते हैं, यहां पर लाकर बना देते हैं। देखो सेम वही चीज है ना भाई, यहाँ पर हम आन और आप बगल बगल बना दिए थे, हम यहाँ आन बनाए, उसका आप बगल लगा क्या बना दिए, यहाँ लगा दिए। ठीक, और कुछ नहीं किए, जो आप यही था उसके आप को कहा लाए, इसके सीरीज मिलाकर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एनसी है, एनओ यहाँ है उसी चीज का, और उस चीज का एनसी का यहाँ, वही काम इधर से कर देते हैं, एनओ यही रहने देते हैं, और यहाँ से एक लाइन लाते हैं और यहाँ क्या कर दिए, एनसी को हम यहाँ लगा दिए। हो गया, बस सर्किट सिंपल दिखने लगेगा। हमने कुछ नहीं किया है, केवल उसी पुश बटन के एनओ को अलग रख दिया, एनसी को अलग रख दिया। बस पहली वाली सर्किट में हम एनओ और एनसी दोनों एक जगह रखे थे तो वायर घुमा कर लेकर गए थे, यहाँ दोनों को दूर रख दिए तो वायर कम घुमाए हैं। तो सर्किट में वायर ज्यादा इधर उधर कर, इसीलिए सिंपल सर्किट। इतने बार में किसी को कोई डाउट बना फॉरवर्ड और रिवर्स